कॉपी में जितना पॉइंट बताते जाएंगे उतना लिखते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो आपको समझना है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, क्या समझना है अपने को कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो कहता है कि पहली चीज रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है अपने को, रिप्रोडक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन जो एराइज किया है, व्हाई। ठीक है, रिप्रोडक्शन आखिर क्यों चाहिए, हाउ मच इट इज एसेंशियल। ठीक है, कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाउ मच इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन और स्पेसिस। ठीक है, पर्सनली और स्पेसिस वाइज ये कितना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन बेसिकली किसी इंसान के लिए बहुत ही एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। ठीक है, जैसे एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, तो कहता है जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कि अगर आप ये नहीं करते हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, एक्सक्रीशन नहीं कर रहे हैं, आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, खराब होगी या मर सकते हैं आप। ठीक, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है आपके पास ऐसा नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं किए तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस की कैटेगरीज में आपके पास रिप्रोडक्शन नहीं आता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एसेंशियल उसमें क्या आता है, तो न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, ठीक है, एक्सक्रीशन आता है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो कहता है फिर रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो कहता है कि रिप्रोडक्शन बेसिकली अपने स्पीसीज को, ठीक है, धरती के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर कंटिन्यू रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। ये पॉइंट समझ में आया। तो एक होता है एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन है। एक होता है स्पेसिस के लिए, किसके लिए, कि अपनी प्रजाति को धरती के ऊपर आपको मेंटेन रखना है। इस वजह से रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, बहुत सारा जो है टाइम लगता है। ठीक है, तो कहता है कि इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव, कि अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर सब रिप्रोडक्शन नहीं करें तो स्पेसिस की ही क्या हो जाएगी, के लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या रिप्रोडक्शन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, नहीं। क्या रिप्रोडक्शन किसी इंसान में अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कंटिन्यूटी ऑफ नहीं हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है, पहला का आंसर समझ में आ गया कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। तो रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है, तो रिप्रोडक्शन नेसेसरी है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पे उस स्पीसीज के कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। तो वही कहता है कि रिप्रोडक्शन जो है आपको जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग अपने ही तरह के बच्चे को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं।
ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास क्या होता है? सेल। सबसे पहली चीज अपन क्या पढ़ते हैं सेल के बारे में? सेल का जो एक बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस। सेल का एक बेसिक कंपोनेंट क्या होता है आपके पास? न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज समझ में आई। न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है जिसको अपन कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, डीएनए क्या होता है आपके पास? तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और ये जो है क्या है आपके किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको याद रखना है इनहेरिटेंस। ठीक है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। किससे? फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सेल है आपके पास, क्योंकि पूरा का पूरा जो ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे बना हुआ है? ऑर्गेन सिस्टम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ऑर्गेन सिस्टम से। ऑर्गेन सिस्टम किससे बना हुआ है? तो ऑर्गेन से बना हुआ है। ऑर्गेन किससे बना हुआ है? तो टिश्यू से बना हुआ है। और ये टिश्यू किससे बना हुआ है? तो सेल से। सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे। हाँ, ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? तो ऑर्गेन सिस्टम से। ऑर्गेन सिस्टम किससे बना हुआ है? तो ऑर्गेन से। ऑर्गेन किससे बना हुआ है? टिश्यू से। टिश्यू किस चीज का बना हुआ है? तो सेल का। सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो डीएनए। ठीक है, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? तो इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, आई होप तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो वही कहता है कि यहाँ से आपका डीएनए का काम क्या है? ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है। ठीक है, यहाँ से डीएनए से ये एक एरो निकाल के ले लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन। तो अगर इंफॉर्मेशन जो आ रहा है वो अलग होगा तो अलग प्रोटीन बन जाएंगे, और अलग अलग प्रोटीन बनेंगे तो अलग अलग बॉडी डिजाइन भी आपका क्या होगा? बनता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो इस प्रोडक्शन का एक सबसे बेसिक काम क्या होता है? तो डीएनए का कॉपी होना। ठीक है, क्या होता है? डीएनए का कॉपी होना। ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो बेसिक इवेंट लिख लेंगे इसको कि बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। क्या होता है आपके पास? क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो डीएनए का कॉपी तैयार होना। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा और जो है टॉपिक से अलग होना पड़ेगा। सेल डिवीजन। क्या होता है आपके पास? सेल डिवीजन। ठीक है, और सेल डिवीजन बेसिकली आपके पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के सेल डिविजन्स होते हैं? दो तरह के। ठीक है, एक होता है आपके पास माइटोसिस। क्या होता है? एक आपके पास माइटोसिस। दूसरा आपके पास होता है मियोसिस। ठीक है, एक सेल डिवीजन जो है वो होता है माइटोसिस, और दूसरा सेल डिवीजन जो होता है वो होता है आपका मियोसिस। माइटोसिस को ही एक और नाम देते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस का एक क्या नाम होता है? सोमैटिक सेल डिवीजन। यानी बॉडी पार्ट्स में जो आपका सेल डिवीजन होता है वो क्या कहलाता है? माइटोसिस। बॉडी पार्ट्स में अगर चोट लग गया, कुछ जो है गड़बड़ हो गई, तो उसको सही करना है,
ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है, ये सब वर्ड्स लिखते जाइएगा। ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है, इन सब में क्या होता है तो याद रखना है अपने को, माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है जो रिप्रोडक्टिव, अब जैसे मेल है, ठीक है, तो मेल में आपका जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो है स्पर्म। फीमेल है, उसके अंदर जो होता है वो होता है आपके पास ओवा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग। तो कहता है कि जब आपका स्पर्म और एग आपस में मिलता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का, ठीक है। तो कहता है माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्यों हुआ, ठीक है। तो कहता है कि जैसे अपन ह्यूमंस की ही बात करें, ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन? ह्यूमंस की, ठीक है। ह्यूमंस में होता है आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब मान लीजिए कि अगर मेल के तरफ से कोई जो है स्पर्म आ रहा है और उसके अंदर 23 पेयर हो, फीमेल के अंदर से ओवा आ रहा है उसमें भी 23 पेयर हो। हाँ, तो स्पर्म और एग जब आपस में मिलेगा तब तो जायगोट में क्या हो जाएगा? 46 पेयर। यानी कि पर जनरेशन वो नंबर ऑफ पेयर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो एंसेस्टर थे उनके पास बॉडी के अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, हमारे अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। हमारे आने वाले जनरेशन्स के अंदर भी क्या होगा? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही होगा। और ऐसा क्यों हो पाता है? तो उसके लिए आपके पास क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। कि मियोसिस में जो सेल डिवीजन होगा उसमें आपके पास क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ। तो लिख लेंगे अपन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ, ठीक है। ये 23 पेयर है तो वो 23 बचेगा किसमें? स्पर्म में। और 23 बचेगा किसमें? ओवा के अंदर। जो वापस मिलेंगे तो 23 पेयर्स जो है किसमें चले जाएंगे? जाइगोट में। किसमें चले जाएंगे? जाइगोट। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। माइटोसिस में हमेशा दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। जबकि मियोसिस दो फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और इसके वजह से अपने को चार जो है क्या होते हैं? डॉटर सेल्स मिलते हैं। कितने डॉटर सेल्स मिलते हैं? चार। मियोसिस माइटोसिस में दो और मियोसिस के अंदर चार। समझ में आई बात है? प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं अपन, मेनली क्या लिखते हैं? डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आगे बहुत इसमें काम आएगा, ठीक है। तो वही कहता है कि यहाँ पे जब भी सेल डिविजन्स होगा तो एक कॉपी ऑफ डीएनए जो है प्रिपेयर रहता है किसके अंदर? मेल और फीमेल के अंदर। और वही जाता है किसके अंदर? आपके पास तो जायगोट के अंदर। किसके अंदर? जायगोट के अंदर। ये चीज समझ में आई? तो वही यहाँ पे आपको समझाया है कि मियोसिस में होता क्या है आपके पास, कि डीएनए कॉपिंग जो है उसके साथ आपका क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस होता है। फिर डीएनए कॉपी आपके सेपरेट हो जाते हैं और अपने अपने सेल के अंदर चले जाते हैं, जिसके वजह से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कितने सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा? दो। अब कहता है इसमें दो तरह की चीजें हैं। अगर सेम टू सेम डीएनए है तब तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा और उसी को अपन क्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। और उस डीएनए में अगर कोई चेंजेस आता है, ठीक है, तो फिर एग्जैक्ट कॉपी वो नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है।
Inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution. आगे डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन है, अभी ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो वेरिएशंस होते रहते हैं आपके रिप्रोडक्शन के समय में, उसी के वजह से आपके जो है इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? नए नए स्पीसीज का फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है कि नए नए स्पीसीज आपके बनते चलते हैं। किसके वजह से? तो वेरिएशन के वजह से। कि अगर वेरिएशन ना हो तो आपका क्या होगा? सब एक जैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सब एक जैसे बिल्कुल कॉपी हो जाएंगे। वेरिएशन होता है, इस वजह से हम लोग डिफरेंट होते चले जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, तब आप नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसी को इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन में आपको समझाया है। ठीक है, किसमें समझाया है? इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन में क्या होता है। तो कहता है कि सबसे पहले आपको जो है एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। मान लीजिए कि जो बहुत पहले, ठीक है, 2-3 साल पहले की अगर अपन बात करें, ठीक है, या 5 साल पहले की, तो अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मॉस्किटो। ठीक है, क्या होता है? मच्छर। ठीक है, मॉस्किटो क्या हुआ आपके पास? मच्छर। ठीक है, अब सबसे पहले जो आया था आपके पास, क्या आया था? कॉइल। ठीक है, जो है कछुआ छाप टाइप का कॉइल आता था पहले। और वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी था कि आप कहीं पर भी घर में जला दीजिए, सब मच्छर जो है काफी ज्यादा क्या होते थे? मर जाते थे। ठीक है, लेकिन अगर सारे मच्छर एक जैसे होते तो क्या होता? सारा का सारा मर जाता, स्पीसीज ही खत्म हो जाता। लेकिन उसके अंदर क्या था? वेरिएशन। क्या था उसके अंदर? कि मतलब 100 मच्छर हैं तो उसमें 90 मच्छर अगर मर भी गए तो 10 मच्छर क्या हो गए? बच गए। ठीक है, क्यों बच रहे हैं? तो बिकॉज ऑफ वेरिएशन। बात समझ में आई? अब वो 10 मच्छर जो थे वो आपके बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते चले गए। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद ऑल आउट जैसा लिक्विड वगैरह आ गया, टिकिया जो उसका कार्ड वार्ड होता था, उस तरीके से उससे भी क्या हुआ कि शुरुआत में तो बहुत इफेक्टिव रहा, बहुत ज्यादा मच्छर मर गए। ठीक है, लेकिन चूंकि उस मच्छरों के भी वेरिएशंस थे, तो इस वजह से सारे नहीं मरे, कुछ बच गए। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं? प्रत्येक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे आपका नया नया तरह का ऑल आउट और गुड नाइट और मॉर्टिन ये सब आता रहता है। क्योंकि वेरिएशंस की वजह से वो पॉपुलेशन कंप्लीटली कभी भी एलिमिनेट हो ही नहीं पाई। ठीक है, और पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो पाए, उसके पीछे का रीजन क्या था? वेरिएशन। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आई? और वेरिएशंस के वजह से आपका पूरा पॉपुलेशन एक बार में खत्म नहीं होता है। क्योंकि अगर एक बार में खत्म हो जाएगा तो पता चलेगा एनवायरनमेंट का क्या हो गया? गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा सिचुएशन। ठीक है, तो वही चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अब इसी को अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाया है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया वाला। ठीक है, कि जो टेम्परेट वाटर में रहता है, लेकिन अपने को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया तो क्या हो गए? मर गए। लेकिन कुछ वेरिएंट्स ने क्या किया? हीट को रेसिस्ट किया और फिर वो सरवाइव कर गए, और फिर वो उनका ग्रोथ क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएशन जो है किस चीज के लिए जरूरी है? तो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो यही चीज लिखना है आपको कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है। तो एक लाइन सिर्फ यहाँ से लिख लेंगे, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, कि वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर द टाइम। कि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है, कि कोई भी सिचुएशन चेंज होगी और पूरा का पूरा जो है आपका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन समझ में आ गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है?
तो क्यों होता है रिप्रोडक्शन? क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है, डीएनए के लेवल पे वेरिएशंस क्या होता है, क्यों होता है, और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। इतनी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक में कुछ भी पूछना है पूछिए। अब जो रिप्रोडक्शन है आपके पास, ठीक है, वो दो तरह के होता है। कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं? दो तरह के, ठीक है। एक होता है आपके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है आपके पास? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होता है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है आपके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या होता है आपके पास? ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल में कहता है सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी जरूरत पड़ेगी? सिंगल पेरेंट की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको किसकी जरूरत पड़ती है? बोथ पेरेंट की, ठीक है, मेल एंड फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो डीएनए चेंज, ठीक है, इसमें आपका बिल्कुल कॉपी होता है। क्या होता है? कॉपी, या फिर उसी को अपन क्या नाम दे देते हैं? क्लोन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा होता है, ठीक है, मोर वेरिएशंस अपने को देखने को मिलता है। एसेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, नो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है? फर्टिलाइजेशन। तभी स्पर्म और ओवा मिलकर के क्या बनाते हैं? जायगोट। क्या बनाते हैं? जायगोट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा क्या होता है? फास्ट होता है, ठीक है। ये जो होता है स्लो होता है। इसमें एक वर्ड यूज करना है आपको, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड लेस। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड मोर। क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड इज मोर, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड होता क्या है? तो जब आपका जायगॉट बना और जब आपका बेबी जो है बॉडी से बाहर आउट होता है, बेबी आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर, उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। कौन सा पीरियड कहा जाता है? गेस्टेशन पीरियड। जैसे ह्यूमंस के केस में मोर और लेस कितना होता है? 9 मंथ का। ह्यूमंस के केस में मोर और लेस कितना होता है? 9 मंथ। डेज वाले में शायद ये सब हम लिख के दिए हैं कि हाथी का क्या होता है, घोड़ा का क्या होता है, ये है ना। तो गेस्टेशन पीरियड हो गया, सिंगल पेरेंट है, नो डीएनए चेंज यानी क्लोनिंग टाइप का होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, फास्ट होता है, गेस्टेशन पीरियड नहीं के बराबर ही होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास जो है दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, वेरिएशंस ज्यादा होता है, फर्टिलाइजेशन भी होगा, स्पर्म और ओवा मिक्स टू फॉर्म द जायगोट, स्लो प्रोसेस होता है, गेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको बताया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कहता है कि आपके पास कि सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या होगा आपके पास? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपने को पता है ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो उनका जो है बॉडी डिजाइन भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो उनका जो वे ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी क्या होता है? काफी अलग अलग तरीके का होगा। अब इसमें आता है आपके, क्या आता है? एक वर्ड जो याद रखना है अपने को, वो क्या है? फिजन।
फिजन का दो प्रोसेस होता है, ठीक है। एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। फिजन कितने तरह का होता है? बाइनरी। और दूसरा फिजन क्या होता है आपके पास? तो मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी का नाम से ही पता चल रहा है कि अगर दो डॉटर सेल्स आपके बनते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। और जब बहुत सारे जो है आपके डॉटर सेल्स बनेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो मल्टीपल फिजन। क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे कि बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दो इक्वल हाफ में क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अमीबा के अंदर भी आपके दो सेल्स बनते हैं, तो इन सबों में क्या होगा? दो अगर बन रहा है तो बाइनरी फिजन, ठीक है। प्रोसेस कैसे होता है? तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि पहले क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस। इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस। इस तरह से रफली बेटा फिगर बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज? तो कहता है कि आपके पास क्या है? तो एक अमीबा है, ठीक है। किसी भी सेल के अंदर दो चीजें होती है। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस एंड द सेकेंड वन इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या होता है? दो चीजें हैं। एक क्या होता है? न्यूक्लियस। और दूसरा क्या होता है आपके पास? साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले जो डिवीजन स्टार्ट होता है वो किसका स्टार्ट होता है? तो न्यूक्लियस का। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं। ये बात समझ में आई? दिख ही रहा होगा कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये आपका न्यूक्लियस इलोंगेट होता गया और एक पॉइंट के बाद ये दो पार्ट में क्या हो गया? टूट गया, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? आफ्टर दैट द प्रोसेस स्टार्ट इज द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। किसका डिवीजन होता है आपके पास? तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और फाइनली जो दो डॉटर सेल्स हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दो जो हैं डॉटर सेल्स आपको क्या होता है? मिल जाता है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? समझ में आया सबको? बस याद रखिएगा कि कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है, प्रोटोजोआ में भी है, अमीबा के अंदर भी आपके पास है, ठीक है। उसके बाइनरी है बेटा अभी। अभी सारा बाइनरी ही पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीपल। हाँ, उसके बाद आपको ये वर्ड याद रखिए, लिस्मानिया। लिखिए। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि लिस्मानिया, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके वजह से काला जार होता है, ठीक है। क्या होता है? काला जार। अब कहता है कि बाइनरी फिजन्स में भी क्या है कि बाइनरी फिजन भी किसी किसी के अंदर डिफरेंट डिफिनेट ओरिएंटेशन के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी टूट वूट के अलग हो गए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अपन कि जैसे एग्जाम्पल में याद रखिएगा लेस्मानिया, कि लेस्मानिया एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से आपको काला जार की बुखार लगती है, ठीक है। उसके अंदर एक विप लाइक यानी कि जो है एरो लाइक आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से। इन सच ऑर्गेनिज्म और बाइनरी फिजन्स जो है एक डिफिनिट ओरिएंटेशन के साथ होगा, जिसमें भी थोड़ा बहुत अलग स्ट्रक्चर है। एक एग्जाम्पल याद रखना है मल्टीपल फिजन का, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिख लीजिए मल्टीपल फिजन डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स, ठीक है। जिसमें क्या याद रखना है कि बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और जिसका एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? प्लाज्मोडियम, ठीक है। क्या याद रखेंगे? प्लाज्मोडियम।
और प्लाज्मोडियम के वजह से कौन सी बीमारी होती है आपको आपको तो मलेरिया। किसके वजह से? तो प्रोटोजोआ के वजह से प्लाज्मोडियम है, उसके वजह से मलेरिया। और यही रीजन होता है कि मलेरिया के अंदर जो है बहुत ज्यादा अचानक से लोग जो है बुखार बढ़ जाता है या सिवरिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सीजन होता है कि आपके बॉडी के अंदर जब तक है तो नॉर्मल स्टेट में था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें जो है डिविजन्स होते जा रहे थे और अचानक से अगर उसका, जैसे ये फिगर दिया हुआ है आपके पास, तो इस फिगर को हल्का सा बना लीजिए और लिख लीजिए सिस्ट, मल्टीपल डिवीजन। सिस्ट में लिख लीजिएगा इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आपके पास होते हैं तो उस केस में आपका जो है सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होगा, कैसा कंडीशन होगा? फेवरेबल कंडीशन, ये सिस्ट जो है वो आपका क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है और एक साथ बहुत सारे लॉट ऑफ plasmodium comes in body. Plasmodium becomes active in blood। और इस वजह से जो है मलेरिया के अंदर अचानक से तबीयत क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, एकदम शरीर में जो है सिवरिंग होने लगती है, कांपने लगते हैं लोग। ठीक है, यीस्ट में अपन पढ़ेंगे बडिंग, एक टर्म होता है। ठीक है, हाइड्रा के केस में अपन पढ़ता है बडिंग। तो कहता है यीस्ट के अंदर भी एक छोटा सा बड निकलता है और बाद में ये भी दो पार्ट्स में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, तो बायो में आज यहीं तक करेंगे। एक बार एनसीईआरटी का पीडीएफ हम भेज दिए हैं, पढ़ लीजिएगा सब। ठीक है।